सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। प्राचीन भारतीय इतिहास की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर इकबाल, सह आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति भाग 2। इसमें हम बात करेंगे कि राजा जो है उसकी शक्तियों पर नियंत्रित करने के लिए कौन सी संस्थाएं उस समय कार्यरत थी। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी और राजा चुना जाता था आमतौर पर, या फिर जो है पैतृक भी कभी कभी वह होता था। तो राजा के पास न्यायिक, प्रशासनिक और सैनिक अधिकार थे। उसकी सहायता के लिए सेनानी, ग्रामणी और पुरोहित नामक 3 प्रमुख अधिकारी थे और कुछ अन्य पदाधिकारी भी थे जो उसे राजकाज में सहायता प्रदान करते थे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अब सभा और समिति के बारे में। तो सभा और समिति विद्यार्थियों, राजा की एक छत्र शक्ति को कुछ हद तक रोकने वाली 2 सार्वजनिक संस्थाएं थीं जिनके नाम सभा और समिति थे। प्रत्येक गांव में जनता की सभा होती थी और राजधानी में संपूर्ण राज्य की केंद्रीय सभा होती थी जिसका नाम समिति होता था। सभा व समिति का उस युग में विद्यार्थियों बहुत महत्व था। सभा का ऋग्वेद में कई बार उल्लेख मिलता है और समिति का जिक्र भी ऋग्वेद तथा अन्य वेदों में हुआ है। ऋग्वेद के एक सूक्त में उन्हें प्रजापति की जुड़वा पुत्रियां कहा गया है। विद्यार्थियों, आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रजापति की जुड़वा पुत्रियां किन्हें कहा गया है, तो हमारा उत्तर होगा सभा और समिति। तो सभा और समिति के अब कार्य क्या थे, इसकी चर्चा मैं करना चाहूँगी। तो इनका कार्य राजा को प्रशासनिक कार्यों में सलाह देना तथा उस पर नियंत्रण रखना था। इन दोनों संस्थाओं के हाथ में बहुत शक्ति थी। इनमें राजनीतिक विषयों पर बहुत बहस होती थी, परंतु अंत में सब एक निश्चय पर पहुंचकर मिलजुल कर काम करती थी। ये संस्थाएं राजा के कार्यों की देखभाल करती थी और उसे मनमानी करने से रोकती थी। अब हम बात करेंगे सभा का संगठन किस प्रकार का था, सभा में कौन लोग शामिल होते थे। इतिहासकार लुडविग कहता है कि सभा में उच्च कुलीन यानी मधवन और ब्राह्मण भाग लेते थे। वहीं जिमर का मत है कि सभा ग्राम्य संस्था थी। डॉक्टर अल्टेकर की धारणा है कि सभा मुख्यतः गांव की सामाजिक गोष्ठी ही थी। गांव के पारस्परिक झगड़ों को तय करना व गांव की रक्षा करना इसका प्रमुख कार्य था। सभा में नियम बनाए जाते थे, नीति स्थापन करते थे और जटिल मुकदमों का फैसला भी किया जाता था। अब बात करेंगे हम समिति के संगठन के बारे में। तो इतिहासकार लुडविग कहता है कि समिति में सब लोग रहते थे। वहीं जिमर का मत है कि समिति प्रजा की राष्ट्रीय परिषद थी। विद्वानों के अनुसार समिति एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी जिसमें सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर विचार होता था। यानी राजनीति के साथ साथ सामाजिक सवालों के ऊपर भी विचार विमर्श इन संस्थाओं में किया जाता था। डॉक्टर अल्टेकर कहते हैं कि राज्य की केंद्रीय सभा को समिति कहते थे। राजा को भी इन संस्थाओं की बैठकों में समय समय पर उपस्थित होना पड़ता था। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति शक्तिशाली संस्थाएं थीं। उन्हें राजा को पद से हटाने, यानी राजा कोई राज्य के प्रतिकूल नीति अपनाता है या कार्य करता है तो उसे पद से हटाने अथवा निर्वासित यानी राज्य से बाहर करने का अधिकार था। ये दोनों संस्थाएं राजा को निरंकुश होने से बचाती थी। ऋग्वेद में राजा, सभा और समिति में आपसी मेलजोल के लिए प्रार्थना की गई है। यानी राजा, सभा और समिति तीनों में जो है मेलजोल बना रहे, ऐसी प्रार्थनाएं ऋग्वेद में मिलती हैं हमें। एक स्थान पर कहा गया है कि राज्य की समृद्धि के लिए राजा और समिति का एक मत होना आवश्यक है। A.L. बॉशम के अनुसार राजा पूर्णतया एकतंत्री नहीं था। जन की सरकार का दायित्व कबीलाई सभा एवं समिति के प्रति होता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा जो है अपने कार्यों के लिए सभा और समिति के प्रति जिम्मेदार होता था और वो ऐसे कोई कार्य नहीं करता था आमतौर पर जो राज्य के कल्याण के लिए के प्रतिकूल हो। तो ये बात हुई सभा और समिति के बारे में, जिसमें हमने देखा कि ये संस्थाएं एक तरीके से लोकतंत्रात्मक संस्थाओं का एक लघु रूप था जो राजा को निरंकुश होने से बचाता था और जनता के हितों की रक्षा करता था। अब हम बात करेंगे
राजनीतिक स्थिति के एक और पक्ष की न्याय व्यवस्था की, यानी ऋग्वैदिक काल में न्याय प्रणाली कैसी थी। तो ऋग्वैदिक काल में चूंकि राज्य जो है विद्यार्थियों प्रारंभिक रूप में थे, छोटे छोटे राज्य होते थे, कुछ गांव से कुछ जिलों से मिलकर एक राज्य बन जाता था। तो उस समय जो न्याय व्यवस्था है वो भी पूरी तरह कैसी थी, प्रारंभिक अवस्था में थी, यानी किसी प्रकार के न्यायालयों की स्थापना या न्यायिक संगठनों की स्थापना उस समय नहीं थी। अधिकांश झगड़ों का फैसला कुटुंब के मुखिया अथवा पंच कर देते थे। विद्यार्थियों एक सामाजिक स्थिति हम पढ़ेंगे जब देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी, तो एक ही कुल यानी कुटुंब में 100 के लगभग लोग रहते थे एक परिवार में। तो ऐसी स्थिति में उनके जो पारस्परिक झगड़े होते थे उसमें सबसे पहले तो ये था कि कुटुंब का मुखिया उनको समझा बुझाकर शांत कर देता था, या उसके बाद जो पंच होता था गांव का मुखिया, वह उन झगड़ों को सुलझा देता था। और सामान्यतः जो दंड व्यवस्था है तो उस समय अपराध के लिए जुर्माने वसूल किए जाते थे, और चूंकि सिक्कों का प्रचलन भी उस समय नहीं हुआ था तो जो मूल्यांकन है सजा देने के लिए जुर्माने का, वो गायों से किया जाता था। गाय एक तरीके से उनका सिक्का हम मान सकते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको देना चाहूँगी कि एक अपराधी को 100 गायों का मूल्य देना पड़ा। हत्या के अपराध में अपराधी को आर्थिक दंड से दंडित किया जाता था। और उस समय के जो प्रमुख अपराध है वह थे चोरी, डकैती और पशु चुराना। अपराधी को सजा देने के लिए कारावास की सजा भी दी जाती थी, और इसके अलावा अपराधियों को अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा से भी गुजरना पड़ता था। अग्नि परीक्षा का मतलब तो आप अभी भी आप बहुत सी बार देखते हैं कि अग्नि परीक्षाएं कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं इलाकों में ली जाती है कि किसी को जलते हुए अंगारों पे से गुजरने के लिए कहा जाए, या हाथ को जो है उसके ऊपर अंगारा रख दिया जाए कि वो अपराधी है या नहीं। और जल परीक्षा का मतलब यह है कि सर्दियों के दिनों में ठंडे ठंडे पानी के सरोवर में किसी अपराधी को खड़ा कर दिया जाए और ये जांचा जाए रात भर में कि वो अगर अपराधी है तो सज़ा मिलेगी, मृत्यु हो जाएगी, और अगर वह अपराधी नहीं है तो वह सही सलामत बच जाएगा। तो इस प्रकार अग्नि परीक्षा और जल परीक्षा उस समय दी जाती थी। और साथ ही अब हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे सैन्य संगठन के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल में जन का प्रत्येक पुरुष जो है सैनिक होता था, और आवश्यकता पड़ने पर उसे हथियार धारण करके, शस्त्र धारण करके युद्ध में भाग लेना पड़ता था। सेना के जो प्रमुख अंग है उसमें पैदल तथा रथ थे, और इन दोनों का उस समय ज़्यादा महत्व सेना में था। आर्य लोग आमतौर पर धनुष बाण, भाला, तलवार, ढाल और कवच का प्रयोग करते थे। सिर पर लोहे या तांबे की टोपी पहनी जाती थी सुरक्षा के लिए। और युद्ध का जो उद्देश्य है आमतौर पर आत्मरक्षा और विजयों के लिए होता था, और कभी कभी पशु चुराने के लिए, लूट के लिए भी युद्ध होते थे। तो विद्यार्थियों ये जो है ऋग्वैद काल की जो राजनीतिक स्थिति है उसकी मैंने आपको रूपरेखा बताई कि किस प्रकार किस प्रकार राजनीतिक विभाजन था राजनीतिक संगठनों का, जिसमें हमने देखा था कि कुल और इसके साथ साथ जो है ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ये जो है संगठन होते थे। और साथ ही राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, लेकिन राजा जो है पूरी तरह निरंकुश न हो जाए इसके लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी राजनीति में। और इसके साथ साथ जो न्यायिक व्यवस्था है वो भी शुरुआती दौर में थी, और जो है अपराध भी जो है उस समय आजकल के जैसे अपराध नहीं होते हैं, उस समय जो है चोरी, डकैती और पशु चुराना ही मुख्य अपराध थे, और उसी प्रकार की सजाएं भी जो है साधारण सजाएं आमतौर पर होती थी। और सैन्य संगठन है वो भी उस समय का जो है प्रारंभिक दौर का था, और ऋग्वैदिक आर्यों में जन का हर पुरुष जो है वो एक सैनिक ही होता था, और जब जरूरत होती थी तो उसे युद्ध में भाग लेना पड़ता था। तो विद्यार्थियों ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक स्थिति है मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आई होगी, और आपको अगर जो भी आपके सुझाव हैं, आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।